नमस्कार। मैं श्री पी.बी. बिरारी, सहायक प्राध्यापक, मराठा विद्या प्रसारक समाज संचालित कर्मवीर शांताराम बापू कोंडाजी वावरे कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय सिडको नासिक। मैं आज आपको अनुवाद, स्वरूप एवं व्यवहार इस विषय पर जानकारी दूंगा। अनुवाद का अर्थ। अनुवाद शब्द संस्कृत के वद धातु से बना है। वद का अर्थ है बोलना या कहना। संस्कृत के वद धातु में ग्रह्य प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है वाद। वाद का अर्थ हुआ कहने की क्रिया या कही हुई बात। वाद में अनु उपसर्ग जोड़कर अनुवाद शब्द बना है, जिसका अर्थ है प्राप्त कथन को पुनः कहना। पुनः कथन में अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की नहीं। हिंदी में अनुवाद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों में छाया, टीका, उल्था, भाषांतर आदि का प्रयोग होता है। अन्य भाषाओं में अनुवाद के समानांतर प्रयोग होने वाले शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, फ्रेंच में ट्रेडुक्शन, संस्कृत, कन्नड़ तथा मराठी में भाषांतर, अरबी में तर्जुमा, तमिल में मोशिये चरणु, तेलुगु में अनुवादम, सिंधी, पंजाबी तथा हिंदी में अनुवाद इस शब्द का प्रयोग होता है। अनुवाद की परिभाषा। भारतीय विद्वानों के अनुसार अनुवाद की परिभाषाएं इस प्रकार से प्रस्तुत हैं। देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। दूसरे शब्दों में एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। रीता रानी पालीवाल के अनुसार स्रोत भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करने का कार्य अनुवाद है। दंगल झाल्टे के अनुसार स्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठित पाठ में रूप में रूपांतरण करना अनुवाद है। बालेंदु शेखर के अनुसार अनुवाद एक भाषा समुदाय के विचार और अनुभव सामग्री को दूसरी भाषा समुदाय की शब्दावली में लगभग यथावत संप्रेषित करने की सोउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो इस प्रकार अनुवाद के संदर्भ में भारतीय विद्वानों ने अपने मत परिभाषा के संदर्भ में व्यक्त किए हैं।
पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार उसमें नायडा ने अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है। अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर। कैटफोर्ड के अनुसार एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापना ही अनुवाद है। जैसे मूल भाषा का अर्थ, मूल भाषा की संरचना आदि। सैमुएल जॉनसन के अनुसार मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। हाइलिडे के अनुसार अनुवाद एक संबंध है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार्य संपादित करते हैं। न्यूमार्क के अनुसार अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने अनुवाद की परिभाषाएं बताई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक भाषा की पाठ सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद कहा जा सकता है। अनुवाद के क्षेत्र। अनुवाद का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे भारतीय तथा विश्व साहित्य क्षेत्र, सांस्कृतिक एवं कलागत क्षेत्र, धार्मिक एवं दार्शनिक क्षेत्र, ज्ञानात्मक साहित्य क्षेत्र, संचार माध्यम क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र, प्रशासन क्षेत्र, कार्यालयीन क्षेत्र, न्यायालयीन क्षेत्र, उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र, भाव प्रधान सृजनात्मक साहित्य क्षेत्र आदि विविध क्षेत्रों में अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। अनुवाद की प्रक्रिया। अनुवाद प्रक्रिया को नायडा, बाथगेट और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इन विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया के 3 सोपान बताए हैं, जैसे पाठ विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। बाथगेट ने अनुवाद प्रक्रिया के 9 सोपान बताए हैं, जैसे मूल भाषा पाठ, समन्वय,
विश्लेषण, बोधन, पारिभाषिक अभिव्यक्ति, पुनर्गठन, पुनरीक्षण, पर्यालोचन और लक्ष्य भाषा पाठ आदि। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद प्रक्रिया के 5 सोपान या जिन्हें चरण भी कहा जाता है, तो 5 चरण बताए हैं। वह इस प्रकार प्रस्तुत हैं: पाठ पठन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, समायोजन, मूल से तुलना आदि। वास्तव में अनुवाद करते हुए स्रोत भाषा के पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा में अर्थ के सबसे नजदीकी बिंदु तक बदलने की कोशिश की जाती है। नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 सोपानों का उल्लेख किया है, जैसे कि विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। नायडा विद्वान द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद प्रक्रिया को निम्नलिखित आरेख के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो इस प्रकार का यह आरेख है। इसमें स्रोत भाषा की पाठ सामग्री लक्ष्य भाषा में किस प्रकार परिवर्तित होती है वह यहाँ दर्शाया गया है। नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया के पहले सोपान में मूल पाठ या स्रोत भाषा का विश्लेषण दर्शाया है। यह विश्लेषण भाषा के दोनों स्तर, बाह्य संरचना पक्ष तथा अभ्यंतर अर्थ पक्ष पर होता है, जिसमें मूल पाठ का शाब्दिक अनुवाद तैयार हो जाता है। विश्लेषण से प्राप्त अर्थबोध का लक्ष्य भाषा में अंतरण अनुवाद का दूसरा सोपान है। तीसरे सोपान में लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति प्रणाली और कथन रीति के अनुसार निर्माण होता है। तो इस प्रकार लक्ष्य भाषा में पाठ सामग्री अंततः अनुवाद प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर हमने अनुवाद की जो प्रक्रिया है वह यहाँ देखी है। अनुवाद का महत्व अनुवाद तकनीकी के विकास में सहायक है। जब हम एक अंतरिक्षीय भाषा की खोज में लगे हैं, उसके पूर्व अनुवाद को माध्यम बनाकर समस्त तकनीकी ज्ञान को विकासात्मक स्थिति में एकात्म दिशा देने के लिए अनुवाद सहायक सिद्ध होता है। प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त करने का स्रोत उस देश की भाषा के अनुवादों द्वारा ही संभव है। अपने देश की शासन प्रणाली संबंधित तथ्य के लिए अनुवाद साधन के रूप में सिद्ध होता है। आज के युग में नित्य नवीन शब्दों का विकास हो रहा है। इन शब्दों की जानकारी का माध्यम अनुवाद ही हो सकता है। वैश्वीकरण के प्रचार के कारण अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से
अनुवाद अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। भिन्न भिन्न भाषी देशों की राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक नीतियों के लिए आशु अनुवाद से विभिन्न नीतियों का आदान प्रदान हो जाता है। विश्व मैत्री के लिए आज के संदर्भ में अनुवाद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। माननीय अधिकारियों की जानकारी परस्पर आदान प्रदान करने से मैत्री स्थापना, शिष्टमंडलों के प्रति उदारता आदि के विकास में अनुवाद सहायक सिद्ध होता है। अनुवाद विज्ञान के अध्ययन से कैरियर निर्माण की दिशा की ओर भी बढ़ा जा सकता है। पर्यटन, व्यापार, तकनीकी आदि क्षेत्र में सदैव ही अनुवाद की आवश्यकता होती है। संचार माध्यमों में अनुवाद का महत्व बढ़ा है, जैसे दूरदर्शन, फिल्मों, सीरियलों, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विश्व के कार्यकलापों, गतिविधियों आदि की जानकारी अनुवाद के माध्यम से प्राप्त होती है। भाषाओं की कला चेतना के बारे में अनुवाद ही परिचित कराता है। एक भाषा की प्रतिभा का परिचय अनुवाद द्वारा सफलता से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे देश के कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी एवं प्रेमचंद आदि साहित्यकारों का साहित्य अनुवाद के स्रोतों द्वारा ही विदेशों में सम्मान प्राप्त कर रहा है। उस साहित्य से ही हमारी संस्कृति एवं सभ्यता के दर्शन होते हैं। वह अनुवाद द्वारा ही व्यापक धरातल तक पहुंच पाए हैं। अनुवादक के गुण। अनुवाद जो व्यक्ति करता है वह अनुवादक कहलाता है। तो अनुवादक के भी कुछ गुण होने आवश्यक है, तभी वह अच्छा अनुवाद कर सकता है। तो देखते हैं अनुवादक में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। जैसे लक्ष्य भाषा एवं स्रोत भाषा पर अधिकार होना चाहिए। भाषिक समाजों की संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। विषय का समुचित ज्ञान, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, अनुवाद विधा का ज्ञान, शब्दकोशों के उपयोग एवं कोशों की जानकारी, निष्ठा तथा रुचि अनुवाद के संदर्भ में होनी चाहिए। अनुभव एवं विश्वसनीयता भी आवश्यक है। लोक कल्याण की भावना, रचनाशीलता, परकाया प्रवेश में निपुण, लक्ष्य समूह की जानकारी, लिप्यंकन एवं लिप्यंतरण में क्षमता, विवेकशीलता, मूल के प्रति निष्ठा, निरंतर अभ्यास विश्लेषण की क्षमता, भाषा शैली, प्रामाणिकता एवं मौलिकता आदि गुणों का होना आवश्यक है। तभी अनुवादक एक अच्छा अनुवाद कार्य कर सकता है। अनुवाद के प्रकारों का वर्गीकरण। तो देखिए, अनुवाद के विविध प्रकार
विद्वानों ने बताए हैं। हम यहाँ डॉक्टर राम गोपाल सिंह के अनुसार अनुवाद के प्रकारों का वर्गीकरण इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाते हैं। तो देखिए, तो अनुवाद के जो प्रकार हैं उसमें गद्यत्व, पद्यत्व, साहित्यिक विधा, विषय, अनुवाद प्रकृति, अनुवाद संकल्पना आदि में अनुवाद के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। तो एक एक के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, गद्यत्व एवं पद्यत्व के आधार पर अनुवाद के 3 प्रकार पड़ते हैं, जैसे गद्यानुवाद, पद्यानुवाद, मुक्त छंदानुवाद आदि। आगे है साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद के जो प्रकार पड़ते हैं वह इस प्रकार है: काव्यानुवाद, नाटकानुवाद, कथा साहित्यानुवाद, निबंधानुवाद, आलोचनानुवाद, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज आदि का अनुवाद। इस प्रकार विषय के आधार पर अनुवाद के प्रकार इस प्रकार हैं, जैसे प्रशासनिक अनुवाद, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, वाणिज्यानुवाद, विधि का अनुवाद, बैंकिंग साहित्य का अनुवाद, पत्रकारिता का अनुवाद, रेडियो और दूरदर्शन का अनुवाद, फिल्म अनुवाद, संसदीय अनुवाद, धार्मिक साहित्य का अनुवाद। इस प्रकार आगे है अनुवाद प्रकृति, यानी कि प्रकृति के आधार पर अनुवाद के जो प्रकार होते हैं वह मुख्यतः 3 विभागों में विभाजित हैं, जैसे कि माध्यम, प्रक्रिया, पाठ के आधार पर। तो हम माध्यम के आधार पर देखते हैं तो अन्वयांतर, भाषांतर और प्रतीकांतर, इस प्रकार उसके उपभेद हैं। प्रक्रिया के आधार पर हम देखते हैं तो वहाँ पर पाठधर्मी और प्रभावधर्मी, इस प्रकार उसके प्रकार दिखाई देते हैं। तो यह जो तीसरा जो प्रकार बताया गया है उसका नाम है पाठ। पाठ यह अनुवाद प्रक्रिया का ही एक भाग है। तो पाठ के आधार पर जो अनुवाद के प्रकार है वह इस प्रकार है: शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, रूपांतरण, व्याख्यानुवाद, सारानुवाद, वार्ता या आशु अनुवाद, पूर्ण या आदर्श अनुवाद। इस प्रकार अनुवाद संकल्पना के आधार पर भी अनुवाद के प्रकार होते हैं, जैसे कि मौखिक अनुवाद, लिखित अनुवाद, यंत्रानुवाद या कंप्यूटर अनुवाद, सहयोगज या टीम अनुवाद, समस्तानुवाद, सीमित अनुवाद, भाषापरक अनुवाद, तथ्यपरक अनुवाद, संस्कृतिपरक अनुवाद और सौंदर्यपरक अनुवाद आदि अनुवाद के प्रकार हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अनुवाद के प्रकारों का जो वर्गीकरण है जो डॉक्टर राम गोपाल सिंह ने बताया है,
तो वह किस प्रकार है उसको हमने यहाँ देखा है। आगे हैं अनुवाद के भेद, जिसको प्रकार के नाम से भी जाना जाता है अनुवाद के। तो हमने जो देखा है वह डॉक्टर राम गोपाल सिंह ने बताए हुए अनुवाद के प्रकारों में अनुवाद की प्रकृति के अंतर्गत पाठ के आधार पर अनुवाद के निम्नवत प्रकार हैं। यह जो है अनुवाद की प्रकृति के अंतर्गत पाठ के आधार पर अनुवाद के जो भेद है या प्रकार है वह इस प्रकार प्रस्तुत है। तो उनका विवेचन हम यहाँ देखेंगे। पहला है शब्दानुवाद। प्रत्येक शब्द के बदले प्रतिशब्द देने के कारण इसे शब्दानुवाद कहा जाता है। स्रोत भाषा के शब्द या शब्दक्रम को उसी प्रकार लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करना शब्दानुवाद है। अनुवाद का लक्ष्य मूल भाषा के विचारों रूपांतरित करने से अधिक शब्दों का जो का त्यों अनुवाद करने से होता है। शब्द एवं शब्दक्रम की प्रकृति एवं भाषा में भिन्न होती है। अगला है भावानुवाद। साहित्यिक रचनाओं के बारे में भावानुवाद का विशेष महत्व है। इस अनुवाद में मूल भाषा के भावों, विचारों एवं संवेदनाओं को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित किया जाता है। भावानुवाद में संप्रेषणीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें अनुवादक का लक्ष्य स्रोत भाषा में अभिव्यक्त भावों, विचारों एवं अर्थों का लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करना होता है। संस्कृत साहित्य में लिखित कुछ ललित निबंधों के हिंदी में अनुवाद ही बहुत ही प्रभावी हुए हैं। छायानुवाद। अनुवाद सिद्धांत में छाया शब्द का प्रयोग बहुत पुराना है। इसमें मूल पाठ की अर्थ छाया को ग्रहण करके अनुवाद किया जाता है। छायानुवाद में शब्दों तथा भावों के संकलित प्रभाव को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित किया जाता है। संस्कृत में लिखा कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम हिंदी अनुवाद का उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। अगला है रूपांतरण। मूल पाठ के रूपों में परिवर्तन करके किया गया अनुवाद रूपांतरण है। मूल के सामाजिक परिवेश में परिवर्तन करके पात्रों के नाम, संख्या, देश के नाम, काल, संस्कृति, परिवेश आदि में परिवर्तन किया गया अनुवाद रूपांतरण है। सारानुवाद किसी भी विस्तृत विचार या सामग्री का संक्षेप में अनुवाद करना या प्रस्तुत करना सारानुवाद कहलाता है। लंबी रचनाओं, राजनीतिक भाषणों, प्रतिवेदनों आदि व्यावहारिक कार्य के अनुवाद के लिए सारानुवाद बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इस तरह के अनुवाद में मूल भाषा के कथ्य को सुरक्षित रखते हुए लक्ष्य भाषा में उसका रूपांतर किया जाता है। अगला है व्याख्यानुवाद। व्याख्यानुवाद को भाषानुवाद के नाम से भी जाना जाता है, भाष्यानुवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस अनुवाद में अनुवादक मूल सामग्री के साथ साथ उसकी व्याख्या भी प्रस्तुत करता है।
व्याख्यानुवाद में अनुवादक का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया गीता का अनुवाद इसी का परिचायक है। वार्तानुवाद या आशु अनुवाद दो भिन्न भाषाभाषियों के वार्तालाप का तुरंत मौखिक अनुवाद वार्तानुवाद या आशु अनुवाद कहलाता है। पूर्णानुवाद या आदर्शानुवाद यह ऐसा अनुवाद है जिसमें अनुवाद स्रोत भाषा की मूल सामग्री का अनुवाद अर्थ या अभिव्यक्ति के सहित लक्ष्य भाषा में निकटतम और स्वाभाविक समानार्थी द्वारा करता है। इस अनुवाद में अनुवादक तटस्थ भूमिका निभाता है। इसे स्वाभाविक सटीक अनुवाद भी कहा जाता है। अनुवादक यथासंभव अपना व्यक्तित्व नहीं आने देता। अनुवादक का प्रयास यह होता है कि मूल को पढ़ या सुनकर स्रोत भाषा भाषी जो कुछ ग्रहण करे, अनुवाद को सुनकर लक्ष्य भाषा भाषी भी ठीक वही ग्रहण करे। तो इस प्रकार अनुवाद के जो भेद है वह बताए जा सकते हैं। अनुवाद की समस्याएं। एक भाषा में अभिव्यक्त विषयों, भावनाओं और संवेदनाओं को जहाँ तक संभव हो सके उसी की प्रयुक्त भाषा शैली में दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। फिर भी यह कार्य जितना सरल दिखाई देता है उतना वास्तव में है नहीं, क्योंकि हर भाषा की भाषिक संरचना में कुछ अंतर होता है। अनुवाद की समस्याएं निम्नलिखित रूप से बताई जा सकती हैं। जैसे शब्द प्रयोग की समस्या। कभी कभी एक ही भाषाओं के दो शब्द मिल जाते हैं जिसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे मराठी में नवरा का अर्थ है पति, जबकि गुजराती में निठल्ले को नवरा कहते हैं। मुहावरों एवं कहावतों से संबंधित समस्या। मुहावरों एवं कहावतें मनुष्य जीवन के अनुभवों को प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त करते हैं, परंतु हर मुहावरे या कहावतें एक जैसे नहीं हो सकते। अनुवादक को यदि लोक परंपरागत रीति रिवाजों का प्रादेशिक ज्ञान नहीं है तो वह कहावतों का सफल अनुवाद नहीं कर सकेगा। अलंकार की समस्या। एक भाषा के अलंकार उस भाषा के शब्दों को सौंदर्य प्रदान करते हैं। कनक में यमक अलंकार दोहरे अर्थ में प्रयोग अनुवाद के लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है। शैली की समस्या। हर भाषा की अपनी शैली होती है, परंतु अगर एक भाषा में उपलब्ध शैली विशेषताएं दूसरी भाषा में न मिले तो अनुवाद करने में बड़ी परेशानी होती है। तो इस प्रकार अनुवाद की समस्याएं बताई जा सकती है। आगे है समाधान अर्थात उपाय। अनुवाद की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। जैसे भाषा का ज्ञान। अनुवादक को सर्वप्रथम भाषाओं का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि उसे दो अलग अलग भाषाओं की प्रकृति, प्रवृत्ति, संस्कृति एवं अभिव्यक्ति शक्ति आदि बातों को समझना होता है, जिससे भाषा की वाक्य रचना,
शब्दों की चयन प्रक्रिया, अभिव्यक्ति की सक्षम परख हो जाए। वाक्य विन्यास एवं शैलियों पर सांस्कृतिक प्रभाव का गहन अध्ययन होना चाहिए, तभी अनुवादक अच्छी तरह से अनुवाद कर सकेगा। विषय का ज्ञान, अनुवादक को अनुवाद सामग्री के विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर उसे विषय का अच्छी तरह ज्ञान नहीं होगा तो वह मूल रचना के साथ सही न्याय नहीं कर पाता है, इसलिए संबंधित ज्ञान होना चाहिए। अभिव्यक्ति की तटस्थता, उत्तम अनुवादक की रुचि के साथ उसकी योग्यता, विषय वस्तु का ज्ञान, भाषाओं की निपुणता आदि बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अच्छे और सफल अनुवाद की पहचान यही है कि पाठक को पढ़ते समय ऐसा न महसूस हो कि वह अनुवाद पढ़ रहे हैं, बल्कि मूल पाठ पढ़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। साथ ही अपने से कुछ न जोड़कर तटस्थता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। निष्कर्ष, अनुवाद के संदर्भ में हमने जो कुछ जानकारी प्राप्त की है, चर्चा की है, उस पर जो निष्कर्ष निकलते हैं वह इस प्रकार से प्रस्तुत हैं। जैसे एक भाषा की सामग्री दूसरी भाषा में ले जाना अनुवाद है। अनुवाद में मूल कथ्य का भाव सुरक्षित रखना पड़ता है। भाषाओं की प्रकृति भिन्न भिन्न होने के कारण 100% अनुवाद कार्य संभव नहीं हो पाता, लेकिन मूल अर्थ के अधिक से अधिक निकट जाने का प्रयास अवश्य किया जाता है। दोनों भाषाओं की प्रकृति जितनी समान होती है, उतना ही अनुवाद कार्य आसान हो जाता है। अनुवाद आधुनिक जीवन की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप धारण कर चुका है। संचार माध्यमों ने जिस प्रकार विश्व को एक देहातों में बदलता हुआ देखा, उसी प्रकार अनुवाद कार्य ने विश्व संस्कृति को विविधता में एकता का अनुभव करा दिया है। अनुवाद के अनेकानेक व्यावहारिक उपयोग हैं। उसी तरह सैद्धांतिक ज्ञान और सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में भी महत्वपूर्ण है। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। न्यायालय, सरकारी कार्यालय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य एवं संस्कृति संबंध आदि क्षेत्रों में अनुवाद उपादेय सिद्ध होता है। तो इस प्रकार निष्कर्ष बताए जा सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ, अनुवाद के संदर्भ में हमें जो भी कुछ जानकारी जिन संदर्भ ग्रंथों से प्राप्त हुई है, उन संदर्भ ग्रंथों का नामोल्लेख यहाँ संदर्भ ग्रंथ सूची में प्रस्तुत है।